नमस्कार। स्टडी फॉर एग्जामिनेशन पे आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। अभी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी प्लेटो के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही थी, इसलिए हम पहली वीडियो में पूरी चर्चा नहीं कर पाए थे। तो पहले देख लेते हैं प्लेटो के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, उसका एक सामान्य परिचय हमने देख लिया है पिछली वीडियोस में। सुकरात का क्या प्रभाव था ये भी हम देख चुके हैं। उसका न्याय सिद्धांत यहां तक हमने पूरी चर्चा कर ली थी। आज हम कोशिश करेंगे कि इसका दार्शनिक शासक पढ़ लें, शिक्षा पद्धति पढ़ लें, शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ लें, उसके साम्यवाद के बारे में पढ़ लें। आज हमारी कोशिश रहेगी कम से कम हम इतना तो पढ़ ही लें, और साथ में इसके साम्यवाद के साथ साथ हम क्या करेंगे, और जितनी चीजें हो पाएंगी हम पढ़ेंगे। लेकिन आदर्शवत राज्य के लिए हम तीसरी वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि शायद ये वीडियो भी हमारी लंबी होने वाली है। चलिए, हम न्याय सिद्धांत पर चर्चा कर चुके थे, अब इसके थोड़ा आगे आते हैं। प्लेटो क्या कहता है, पहले तो क्या करता है, एक न्याय का सिद्धांत देता है। ठीक, वो न्याय का सिद्धांत देता है। अब उस न्याय के सिद्धांत को कहाँ अप्लाई करना है, उसके साथ ही समस्या आती है। तो उस न्याय के सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए या मूर्त रूप देने के लिए वो क्या करता है, एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। ठीक, अब इस आदर्श राज्य को शासित करने के लिए या चलाने के लिए वो क्या कहता है, एक दार्शनिक शासक की कल्पना करता है। एक दार्शनिक शासक की कल्पना करता है। इस दार्शनिक शासक के लिए क्या करता है, वो दो चीजों की व्यवस्था करता है। पहली चीज क्या है, शिक्षा पद्धति, यानी एक दार्शनिक शासक बनने के लिए किस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए उसको बताता है। और उसके बाद क्या कहता है कि उसके जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष पद्धति बताता है, यानी जीवन विशेष पद्धति, विशेष जीवन पद्धति, विशेष जीवन पद्धति। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, साम्यवाद। यही है प्लेटो का साम्यवाद। ठीक, तो चलिए हम आते हैं उसके दार्शनिक शासक पर। वो अपने दार्शनिक शासक को क्या, देखिए वो कहता क्या है, किसी भी देश का या किसी भी राज्य का शासक दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, या तो वो सद्गुणी होगा और या तो वो सद्गुणी नहीं होगा। या तो शासक क्या होगा, सद्गुणी होगा, और या तो सद्गुणी नहीं होगा। अब यहां पर क्या करता है, द रिपब्लिक के आदर्श राज्य में क्या करता है, कानून या संविधान की शासन की घोर निंदा करता है। कहता है ये इसका कानून का, संविधान का शासन नहीं होना चाहिए। उसका तर्क देखिए क्या था, तर्क ये था, अगर शासक सद्गुणी है तो कानून, ये संविधान क्या करेगा,
उसको उसके कर्तव्यों को करने में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ के शासक को लगता है कि कहीं पर डैम बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ठीक, ताकि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है या जहाँ पानी की वर्षा पानी कम होती वहां पर नहरों के थ्रू पानी भेजा जा सके। लेकिन क्या होगा, वहां के लोकल लोगों के लिए वो दिक्कत पैदा करेगी, है ना। वो जो लोकल लोग होंगे क्या करेंगे, संविधान की सहायता लेकर इसको परेशान करेंगे, इसको इसके कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने देंगे। ठीक है, तो क्या कहता है वो, अगर शासक सद्गुणी है तो ये संविधान उसके लिए क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसने इस तरह से इसकी आलोचना की, संविधान की आलोचना की। अब कहता है अगर शासक सद्गुणी नहीं है, अगर शासक सद्गुणी नहीं है तो क्या करेगा, उसी संविधान या कानून को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के यूज करेगा। ठीक, जैसा कि आजकल हमारी जगह देख रहे हैं, अपने भारत के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि संविधान का क्या होता है, जो यहाँ का पीएम या सीएम जो भी है वो क्या करता है, अपने या जो सत्ता पर आसीन है या सत्ताधारी जो दल है वो क्या करता है, अपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा अगर शासक सद्गुणी है तो संविधान उसको बाधा उत्पन्न करेगा उसके कर्तव्यों पर, और अगर सद्गुणी नहीं है तो संविधान क्या करेगा, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर यूज करेगा। इसलिए संविधान दोनों तरह से किसी राज्य के लिए निरर्थक है। ठीक, इस तरह वो क्या करता है और क्या कहता है कि शासक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर शासक यानी जो उसका दार्शनिक शासक है वो कोई भी निर्णय लेता है तो उस पर किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, या कोई उससे प्रश्न नहीं कर सकता क्यों कैसे। ठीक है, इस तरह से उसने क्या किया है, निरंकुश शासक प्रणाली, निरंकुश शासन प्रणाली का सपोर्ट किया है। ठीक, यानी द रिपब्लिक के आदर्श राज्य में वो क्या करता है, शासक के निरंकुश उसका सपोर्ट करता है। ठीक है, निरंकुश शासन प्रणाली का सपोर्ट करता है। ठीक है, किस तरह से करता है उसके लिए देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करता है, ये दार्शनिक शासक की जब बात करता है, जब ये दार्शनिक शासक की बात करता है तो कहता है, पहली चीज तो सबसे बड़ी बात यही कहता है किसी भी शासक को दार्शनिक होना चाहिए। अगर वो दार्शनिक नहीं है तो उसे दर्शन शास्त्र की पहले शिक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, आगे उसको शासन चलाना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज क्या कहता है, ज्ञान, हाँ, और दूसरे दार्शनिक शासक के पक्ष में क्या बोलता है, जो शासक होगा इसका, उसकी एक विशेष शिक्षा पद्धति चलेगी और उसमें जाकर वो क्या होगा, तब जाके वो दार्शनिक बनेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। इसका कहना है ये है कि दर्शन जो है समस्त विज्ञानों या समस्त उसका मेन है, और समस्त विषयों का सबसे मेन कौन है, दर्शन है। यानी जिसको अगर दर्शन का ज्ञान प्राप्त हो गया वो सर्वोच्च ज्ञानी है। ठीक है, उसने विषयों में दर्शन को सबसे ऊपर रखा है। ठीक, सर्वोच्च विषय के लिए माना है दर्शन को। कहता है जिसके पास दर्शन का ज्ञान है उसके पास यानी हर तरह का ज्ञान है। तो कैसा कहता है, अगर शासक दार्शनिक है तो वो जो डिसीजन लेगा वो हमेशा सही होगा। उसके पक्ष में कहकर क्या करता है, यदि दार्शनिक शासक है ज्ञान के अभाव में समाज अंधकार में भटक जाएगा। इसका क्या कहना है, अगर शासक दार्शनिक नहीं होगा तो समाज क्या होगा, अंधकार में भटक जाएगा ज्ञान के अभाव में। ठीक है, यानी अगर शासक के अंदर खुद का विवेक नहीं होगा तो समाज अंधकार में भटक जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसने 3 वर्गों का निर्माण किया था। पहला वर्ग था इसका व्यापारी, दूसरा था सैनिक, तीसरा था ये खुद दार्शनिक। ठीक, यही दार्शनिक क्या बनेगा, शासक बनेगा। ये क्या कहता है, दार्शनिक शासक के अभाव में, क्योंकि ज्ञान या विवेक किसके पास है,
दार्शनिक के पास, और यही दार्शनिक शासक है। तो क्या कह रहा है, इसके अभाव में, दार्शनिक शासक के अभाव में क्या होगा, जो व्यापारी वर्ग होगा वो लालसा में अभिभूत होकर, और जो सैनिक वर्ग होगा वो अपने भावावेग में आकर राज्य को विध्वंस में ला देगा। ठीक है, राज्य के अस्तित्व को खतरे में ला देगा या राज्य को खत्म कर देगा। ठीक, इसलिए दार्शनिक शासक का होना बहुत जरूरी है। यहां तक आपको समझ में आ गया इसका दार्शनिक शासक क्या था। और क्या कहता है दार्शनिक शासक में, दार्शनिक शासक में ये कहता है, एक तरह इधर इसने क्या कहा, चलिए इसको इसकी आलोचना बता देंगे दार्शनिक शासक के बारे में। और बाकी इतना ही है कि उसने दार्शनिक शासक होगा, सर्वोच्च शक्ति किसको दे दीजिए, दार्शनिक शासक को दे दीजिए। जो डिसीजन होगा उस पर कोई प्रश्न उत्तर नहीं कर सकता, कोई उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, वो किसी चीज के लिए जवाबदेह नहीं होगा, उसने जो कह दिया वो अटल सत्य है। ठीक, अब आ जाते हैं उसके शिक्षा पद्धति पर। अब बात करते हैं इसके शिक्षा पद्धति पर। शिक्षा पर ये क्या करता है, शिक्षा को दो भागों में बांटकर देखता है। पहला होता है इसका, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, और दूसरी होती है इसकी उच्च शिक्षा। ठीक, ये कब से कब तक चलती है, प्रारंभिक शिक्षा इसकी चलती है 0 से 20 साल की उम्र तक, इसकी प्रारंभिक शिक्षा चलती है। और इसकी जो उच्च शिक्षा होती है वो 20 से 50 साल के मध्य इसकी उच्च शिक्षा चलती है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है 0 से 10 वर्ष। ठीक है, 0 से 10 वर्ष। यहां पर 0 का मतलब समझ लीजिए, ये कहता है कि बालक जब पैदा होगा राज्य तुरंत उसको अपने संरक्षण में ले लेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहता है, इसके यहाँ शिक्षा की शुरुआत कब से होती है, 0, यानी बच्चा पैदा होता है उसी के बाद से क्या होता है, उसकी शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 0 से 10 साल तक क्या होगा, उसको शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। वो शारीरिक शिक्षा कोई छोटी मोटी शारीरिक शिक्षा नहीं होगी, वो शिक्षा ऐसा कहता है ये इस प्रकार की शिक्षा हो कि उसको पूरे जीवन, यानी उसकी शारीरिक शिक्षा इतनी अच्छी हो कि उसको आजीवन कभी भी किसी भी औषधि की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यानी उसकी शारीरिक शिक्षा इतनी अधिक अच्छी हो कि वो कभी बीमार ही ना पड़े। उसके बाद कहता है 10 से 15 वर्ष। 10 से 15 वर्ष के बीच में क्या होगा, वो कहता है 10, पहले 0 से 10 साल तक उसको शारीरिक शिक्षा दी गई, फिर 10 से 15 वर्ष तक कहता है संगीत की शिक्षा दी जाए बच्चों को। ठीक, संगीत की शिक्षा दी जाए। क्या होगा उससे, क्या होगा, अभी तो उसका सुदृढ़ शरीर हो गया है, अब क्या होगा उसमें इमोशंस, यानी जो बालक है अब उसमें इमोशंस को डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, और उसके साथ साथ गणित, विज्ञान, इतिहास आदि सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, आदि विषयों का जो ज्ञान है वो संगीत के माध्यम से ही उनको दिया जाए। अगर देना है तो गणित, विज्ञान, इतिहास और आदि जो भी सब्जेक्ट हैं उनका ज्ञान किसके माध्यम से देना है, संगीत के माध्यम से ही देना है। फिर क्या कहता है, फिर आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण क्या है, ये 15 से 20 वर्ष है, 15 से 20 वर्ष। इसमें कहता है वो 15 से 20 वर्ष तक किसी बालक को नैतिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, उसके नैतिक गुणों का, उसके अंदर नैतिक गुणों को विकसित किया जाए। उसके बाद कहता है जब 20 वर्ष की उम्र में इसकी पहली बड़ी परीक्षा होगी। ठीक है, पहली परीक्षा कब होगी इसके आदर्श राज्य में, 20 वर्ष की उम्र में पहली परीक्षा होगी। ठीक है, जब भी कोई परीक्षा होती है दो चीजें निकल के बाहर आती हैं, या तो अगला उत्तीर्ण होता है या अनुत्तीर्ण होता है।
ठीक। जो उत्तीर्ण होगा वो क्या करेगा, उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो अनुत्तीर्ण होगा उसको दूसरा अवसर कभी दिया नहीं जाएगा। जो अनुत्तीर्ण होगा वहीं से वो क्या बन जाएगा, व्यवसायी या व्यापारी वर्ग। उसका व्यापारी वर्ग कहां से तैयार हो जाता है, उसका व्यापारी वर्ग पहली परीक्षा से उसका व्यापारी वर्ग मिल जाता है उसको। ठीक है, यानी व्यापारी वर्ग का बनता है 20 साल की उम्र में उसका व्यापारी वर्ग बन के तैयार हो जाता है। ठीक, जो अनुत्तीर्ण होगा वो व्यापारी बनेगा और जो उत्तीर्ण हो जाएगा वो उच्च शिक्षा में चला जाएगा। अब चलिए आते हैं उच्च शिक्षा को देखते हैं। अब ये कहता है 20 से 30 वर्ष तक किसी बालक को गणित, ज्योतिष, नीति और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद क्या होगी, परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन कब हो रहा है, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी परीक्षा हो रही है। ठीक, दूसरी परीक्षा 30 वर्ष की उम्र में हो रही है। यहां पर भी परीक्षा हो रही तो 2 वर्ग निकलेगा, एक होगा उत्तीर्ण, एक होगा अनुत्तीर्ण या होगा उत्तीर्ण। ठीक है, जो उत्तीर्ण होगा वो आगे की परीक्षा यानी आगे की पढ़ाई करेगा और जो अनुत्तीर्ण हो जाएगा वो यही से क्या बन जाएगा, सैनिक। ठीक, वो सैनिक वर्ग में चला जाएगा। अब कहता है जो दूसरी परीक्षा जब हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, 30 से 35 वर्ष की उम्र में, 30 से 35 वर्ष की उम्र में उसको किसकी शिक्षा दी जाएगी, दर्शन और तर्कशास्त्र की। दर्शन और तर्कशास्त्र की शिक्षा उसे कब दी जाएगी, 30 से 35 साल की उम्र में। 30 से 35 साल की उम्र में उसको तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 35 से 50 साल के बीच में उसको क्या कर दिया जाएगा, समाज में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो जीवन की समस्याओं को देखे और वहां पर अपने जो जो सिद्धांत उसने सीखे उसको अप्लाई करे और अपना खुद का विवेक विकसित करे। उसके बाद 50 वर्ष की उम्र में इसकी तीसरी और सबसे अंतिम परीक्षा, अंतिम परीक्षा कब होती है, 50 वर्ष की उम्र में। इसमें जो पास हो जाएगा, इसमें भी 2 होंगे, एक होगा उत्तीर्ण, एक होगा अनुत्तीर्ण। ठीक है, इसमें जो पास हो जाएगा वो बन जाएगा दार्शनिक। 50 साल की उम्र में जो तीसरी और सबसे आखिरी परीक्षा होगी और ये सबसे बड़ी परीक्षा होगी, इसमें जो पास होगा वो बनेगा दार्शनिक और जो अनुत्तीर्ण होगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका संरक्षक वर्ग में चला जाएगा, संरक्षक या सहायक वर्ग में। ठीक है, ये है इसकी पूरी शिक्षा प्रणाली। ठीक, अब यहां पर देख लेते हैं संरक्षक वर्ग में कौन कौन आ रहा है। संरक्षक वर्ग में सैनिक और दार्शनिक ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये शिक्षा के मामले में ये पूर्ण समानता की बात करता है। ठीक है, शिक्षा के मामले में क्या करता है, ये पूर्ण समानता की बात करता है। यानी ये चाहे बालक हो और चाहे बालिका हो, दोनों को पूरी शिक्षा देता है ये। ठीक है,
इसके आदर्श राज्य में बालक बालिका में कोई भी भेद नहीं किया जाता और दोनों को बराबर शिक्षा दी जाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये है इसकी पूरी शिक्षा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा इसकी 0 से 10 साल तक चलती है। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा इसकी 0 से 20 साल तक चलती है, सॉरी 0 से 20 साल तक चलती है। और उच्च शिक्षा इसकी 20 से 50 वर्ष के बीच में चलती है। जो प्रारंभिक शिक्षा में होता है, जो पहला चरण होता है, वो 0 से 10 वर्ष में होता है। 0 से 10 साल तक उसको क्या किया जाता है, शारीरिक शिक्षा दी जाती है, ताकि वो आजीवन कभी भी बीमार ना पड़े। ठीक है, इतनी उच्च क्वालिटी की उसको शारीरिक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, 10 से 15 वर्ष तक उसको संगीत का ज्ञान दिया जाता है, यानी उसकी सारी शिक्षा किसमें होती है, संगीत में होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, ताकि उसके अंदर इमोशंस पैदा हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, 15 से 20 वर्ष तक क्या किया जाता है, उसको नैतिक शिक्षा दी जाती है, यानी उसके नैतिक गुणों को विकसित किया जाता है। 20 साल की उम्र में उसकी पहली परीक्षा होती है। जो उत्तीर्ण होता है वो उच्च शिक्षा में जाता है, और जो अनुत्तीर्ण होता है वो क्या होता है, आपका व्यवसायी या व्यापारी वर्ग बनता है। ठीक है, उसके बाद जो पास हो गया, जो उत्तीर्ण हो गया, वो आ गया उच्च शिक्षा में। अब उच्च शिक्षा 20 से 50 साल तक चलेगी। पहले चरण में क्या होगा, 20 से 30 साल तक की क्या होगा, आपको किस चीज की शिक्षा दी जाएगी, गणित, ज्योतिष, नीति और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 30 साल की उम्र में दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इस दूसरी परीक्षा में भी 2 लोग होंगे, एक उत्तीर्ण होगा, एक अनुत्तीर्ण होगा। जो उत्तीर्ण होगा वो आगे की परीक्षाएं देगा या आगे पढ़ाई करेगा, और जो अनुत्तीर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, सैनिक वर्ग में तुरंत शामिल कर लिया जाएगा। अब कहता है 30 से 35 साल तक क्या किया जाएगा, उसको दर्शन और तर्क शास्त्र की उच्च शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और 35 साल की उम्र में क्या किया जाएगा, 35 से 50 के बीच में उसको समाज में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाएगा। जाओ, समस्याओं को झेलो और अपने विवेक से उसका हल निकालो। ठीक, जो तुमने सिद्धांतों को अभी तक सीखा है, जो पढ़ाई में शिक्षा में ली है, ग्रहण की है, उसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करो, और उससे जो उत्पन्न विवेक से, तुम्हारे विवेक से जो तीसरा कुछ उत्पन्न हो या जो कुछ सीखो, उसको लेकर आओ। और 50 वर्ष की उम्र में तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी, जो कि तीसरी और सबसे अंतिम परीक्षा होगी। उसमें भी 2 लोग आए, 2 वर्ग आएगा, एक उत्तीर्ण होगा और एक नहीं उत्तीर्ण नहीं होगा। जो उत्तीर्ण होगा वो दार्शनिक बन जाएगा और ये शासक बनने के योग्य हो जाएगा। अब इसकी योग्यता शासक बनने की हो गई। और जो अनुत्तीर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, संरक्षक वर्ग में चला जाएगा। संरक्षक वर्ग का काम क्या होगा, वही बालक जो 0 से 50 साल के बीच में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको शिक्षित करना हो जाएगा। ठीक है, यानी अब इसमें यानी का कोई मतलब नहीं है, आपका शिक्षा हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके साम्यवाद पर। चलिए अब आते हैं साम्यवाद पर। प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या बताया था मैंने, इसने क्या कहा, न्याय सिद्धांत बताया। न्याय सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए आदर्श राज्य की कल्पना की। आदर्श राज्य का शासन कौन चलाएगा, दार्शनिक चलाएगा। इस दार्शनिक के लिए इसने 2 चीजें बताई, आपकी पहली शिक्षा बताई, इसके बारे में हम वर्णन कर चुके हैं। दूसरी इसने बताई इसका साम्यवाद। ठीक, यानी एक विशेष जीवन पद्धति बताई जिसका नाम रखा गया साम्यवाद। ठीक, अब हम आते हैं साम्यवाद पर। साम्यवाद का एक सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए, साम्यवाद का मतलब होता है जिस पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई अधिकार ना हो। ठीक है, वो चीज क्या होती है, जो चीज समाज की जो चीज राज्य के लिए होती है, राज्य के पास होती है, जिसका पूरा अधिकार राज्य के पास होता है, वो क्या होती है, साम्यवादी सरकार हो जाती है। ठीक है, यानी जिस पर राज्य का नियंत्रण हो वो साम्यवाद हो जाएगा। ठीक, ये क्या कहता है, 2 तरह के साम्यवाद की चर्चा करता है। पहला कहता है संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद। और दूसरा कहता है स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक, और ये जो साम्यवाद है ये किसके लिए है, ये संरक्षक वर्ग के लिए है। ये सिर्फ आपके दार्शनिक शासक के लिए नहीं है, ये संरक्षक वर्ग के लिए। और संरक्षक वर्ग में कौन कौन आ रहा है आपका, पहला तो दार्शनिक आ जा रहा है और दूसरा सैनिक आ जा रहा है। ठीक है,
दार्शनिक और सैनिक, ठीक है, दो लोग संरक्षक में आ रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए संपत्ति के साम्यवाद का मतलब क्या होता है। इसका कहना ये है, प्लेटो का कहना ये है कि किसी भी राज्य में वहां के शासक और उसके संरक्षक वर्ग को या उसके आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग को संपत्ति का साम्यवाद होगा, यानी किसी के पास संपत्ति नहीं होगी, किसी की पर्टिकुलर कोई संपत्ति नहीं होगी। आपको जितनी जरूरत है न्यूनतम जरूरत के हिसाब से निकालिए, यानी अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप सिर्फ 4 रोटी ही निकाल सकते हो, 5वीं रोटी निकालने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। यही संपत्ति का साम्यवाद, ठीक, यानी किसी को किसी भी चीज को पर्टिकुलर वो उसी की बकौती नहीं हो जाएगी, चाहे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। इसका कहना यह है कि संरक्षक वर्ग को न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, उसे जितने की जरूरत है बस उतने का प्रयोग करो, बाकी राज्य के लिए छोड़ दो, ठीक। तो ये हो गया संपत्ति का साम्यवाद। उसके पीछे का रीजन ये देता है, अगर किसी के पास संपत्ति आ जाएगी तो वो क्या करेगा, अर्थात अपने कर्तव्यों के निर्वहन से पीछे चला जाएगा, यानी वो भ्रष्ट होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, आज भी देख रहे हैं, लोग क्या होता है संपत्ति बनाने के चक्कर में भ्रष्ट होने लगते हैं। इसीलिए वो कहता है संपत्ति का साम्यवाद की चर्चा करता है, यानी किसी के पास कोई संपत्ति ही नहीं होगी। आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करो, राज्य आपकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करेगा, जो बचेगा वो राज्य का होगा, ठीक। अब चलिए इसको देख लेते हैं, स्त्रियों का साम्यवाद, ठीक। साम्यवाद का मैंने सीधा मतलब बताया, जो किसी का ना हो, जो राज्य का हो, ठीक है। यानी ये कहता है स्त्रियों के साम्यवाद से इसका सीधा सा मतलब है किसी का कोई परिवार नहीं होगा, ठीक। यानी जो संरक्षक वर्ग है उसके पास उसका स्वयं का परिवार नहीं होना चाहिए, ठीक। परिवार ना हो उसके लिए क्या कहता है, शादी ना हो, ठीक। अब क्या किया उसने, इसके लिए स्त्रियों के साम्यवाद की चर्चा की कि संरक्षक वर्ग को किसी भी तरह के परिवार को रखने की मतलब परिवार की जरूरत ही नहीं है, तो उसको शादी भी नहीं करनी है, ठीक। उससे जो बच्चा होगा वो कहाँ चला जाएगा, सीधे राज्य के पास चला जाएगा, और राज्य उसको किसके हाथों में सौंप देगा, संरक्षक के हाथों में सौंप देगा। वो यहाँ पर यहाँ तक ये कहता है कि स्त्री को भी नहीं पता होना चाहिए कि उसका बच्चा कौन है। यहाँ परिवार तो उसके संरक्षक वर्ग तो छोड़िए, स्त्री तक को नहीं पता होना चाहिए कि उसका बच्चा कौन है, ठीक है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, सीधे संरक्षक वर्ग के पास भेज दिया जाएगा। वो क्या करेगा, उसे शिक्षा देने लगेगा, ठीक है, शिक्षा देगा, ठीक। तो ये है स्त्रियों का साम्यवाद। इसके पीछे का रीजन ये बताता है, अगर किसी का अपना खुद का परिवार होगा तो फिर वही सेम रीजन होगा, वो क्या करेगा, भ्रष्ट होने लगेगा, अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगेगा, और उससे क्या होगा, राज्य का अस्तित्व खतरे में आने लगेगा, है ना। मान लीजिए सैनिक है आपका, उसका परिवार है, देश संकट में है, बाहरी युद्ध आक्रमण होने वाला है, और उसको क्या लगता है कि परिवार को मेरी इस समय ज्यादा जरूरत है, ठीक है, कोई रीजन हो सकता है। तो क्या करेगा, युद्ध छोड़ के परिवार के पास चला जाएगा, जहां पर इसकी जरूरत थी राज्य को, वहां पर ये नहीं जा पा रहा है, ठीक। इसलिए कहता है किसी भी संरक्षक वर्ग को, जिसमें आपका कौन सा है, दार्शनिक है, और दूसरा क्या है आपका सैनिक है, उसके लिए उसने क्या कहा, स्त्रियों का साम्यवाद होना चाहिए, उसके पास सीधी सी बात है परिवार नहीं होना चाहिए, ठीक है। शासक के लिए क्या कहता है, अगर शासक के पास होगा परिवार होगा, संपत्ति होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने परिवार की जो पिछली अगली वंशज है, आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या करेगा, प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देगा, और उससे क्या होगा, उस राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए शासक और अभिभावक या संरक्षक दोनों को क्या हो जाएगा, उसका संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद दोनों को का पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये रहता है इसका, ये होता है इसका साम्यवाद। इस पर इसकी आलोचना भी करता है अरस्तु, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे, अभी बस इतना ही समझिए। इसका साम्यवाद 2 तरीके से होता है। इसका साम्यवाद कैसा है, पहला संपत्ति का साम्यवाद है, और दूसरा है स्त्रियों का साम्यवाद। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आएगा, प्लेटो के आदर्श राष्ट्र में किस प्रकार के साम्यवाद की बात की गई है, तो आपका पहला है संपत्ति का साम्यवाद,
और दूसरा है आपका स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आएगा, अगर आएगा तो ऐसा आ सकता है। ठीक, अब इसकी आदर्श राज्य की आलोचनाएं होती हैं कई तरीके से। ठीक, इसने चीजों को लिख दिया, समझा दिया, लेकिन आलोचना तो होगी ही, क्योंकि हर पक्ष का, हर चीज का दो पहलू होता है, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। एक होता है अच्छा पक्ष, एक होता है अच्छा, और दूसरा होता है बुरा। ठीक, एक होता है उसका प्रशंसक और दूसरा होता है उसका आलोचक। ठीक, आप कोई भी चीज करोगे उसके हमेशा दो पहलू होंगे। तो अब देख लीजिएगा इसकी आलोचना किन किन आधारों पर होती है। इसकी आलोचना में पहली चीज कर दी जाती है वर्ग निर्धारण। ठीक है, जो इसका वर्ग निर्धारण है ये क्या करता है, आप एक बार डिसाइड हो गया कि ये इंसान व्यापारी बनेगा, यानी अगर वो 20 साल की उम्र में फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब उसकी मजबूरी है व्यापारी बनना, वो कितनी भी कोशिश कर ले मुझे सैनिक बनना, वो नहीं बन सकता। ठीक है, ये इसकी आलोचना का सबसे पहला पहलू है। दूसरा है सैनिक। अगर कोई व्यापारी बनना चाहता है, गलती से पास होकर या उत्तीर्ण होकर आगे की शिक्षा में पहुंच जाता है, तो उसको अब सैनिक ही बनना है, वो व्यापारी नहीं बन सकता, है ना। और तीसरा है दार्शनिक। अगर ये दार्शनिक इधर आके बनना चाहे, ये बनना चाहे, तो नहीं बन सकता। ठीक, क्योंकि उसने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। तो ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप किसी काम को मान लीजिए 10 साल तक कर किए, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपका मन चंचल है। कभी आप जैसे प्लेटो का हम देखते हैं, अब प्लेटो का उदाहरण देख लेते हैं। प्लेटो क्या होता है, प्लेटो अपनी शुरुआती जीवन में क्या होता है, पहले एथलीट होता है, उसके बाद सैनिक हो जाता है, फिर वो क्या होता है, सुकरात से प्रभावित होता है, सुकरात के बारे में सुनता है, जाके सुकरात से मिलता है और सुकरात से प्रभावित हो जाता है, और उसके बाद क्या बन जाता है, वो सुकरात का शिष्य बन जाता है। वो क्या हुआ, एथलीट से सैनिक बना, सैनिक से शिष्य बना, और शिष्य के बाद वो क्या बन जाता है, खुद एक दार्शनिक बन जाता है। खुद के जीवन में उसने इतना बदलाव किया, और ये क्या कह रहा है कि ये अपने जीवन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो व्यापारी बन गया वो सैनिक नहीं बन सकता, जो सैनिक बन गया ना दार्शनिक बन सकता, ना व्यापारी बन सकता, और दार्शनिक पलट के पीछे नहीं आ सकता। ठीक, तो ये सबसे बड़ी आलोचना इसकी है कि अगर मान लो कोई 10 साल कोई जॉब मान ली व्यापारी वर्ग में है, अब वो किसी सैनिक से प्रेरित हो जाता है और वो चाहता है कि वो राज्य की रक्षा स्वयं करे, तो इसका आदर्श राज्य क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, तुमको व्यवसाय करना है, पूरी जिंदगी करना है, तुम चाहे जितने उग चुके हो। ठीक, उसी तरह सेम कंडीशन सब पे अप्लाई हो जाती है। तो ये पहली आलोचना इसकी इस आधार पर की जाती है। अब दूसरी आलोचना देख लीजिए। दूसरी आलोचना इसी के आधार पर होती है। ये क्या कहता है, व्यापारी वर्ग का सद्गुण क्या है, संयम। सैनिक वर्ग का क्या है, साहस। अब इसकी आलोचना इस बेस पर होती है, मान लीजिए कोई व्यापारी इतना ईमानदार है, उसने सद्गुणों के यानी संयम को बहुत अच्छे से पालन करता है, अपने सद्गुण को पूरी तरह से फॉलो करता है, और वो किसी तीसरे के काम में मतलब टांग अड़ाता ही नहीं। ठीक, और सैनिक वर्ग केवल अपना काम करता है, अपने सद्गुण के हिसाब से वो अपना काम करता है, और वो किसी दूसरे के न इसके पास जाता है न ये इसके पास जाता है, दोनों अपने अपने काम अलग अलग कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर शासक की क्या जरूरत है, पहली आलोचना इस पे होती है, अगर ये लोग अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं ईमानदारी से। अब आपने क्या किया कि 0 से 50 साल तक मैंने इनको इतना घोट के पिला दिया है कि ये इनको अब जरूरत ही नहीं कुछ बताने की, ये अपने आप अपना काम करेंगे। तो जब आप ये खुद कह रहे हो ये अपने आप अपना काम करेंगे, तो वहां पर इस शासक की क्या जरूरत हो गई। ठीक, और अगर
दार्शनिक शासक। और अगर ये अपना काम सही से नहीं करते हैं, अगर ये अपना काम सही से नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होगा, ये कहता है कि जिस शासक के पास न धन की शक्ति है, यानी वो धन विहीन है, और ना उसके पास सैन्य शक्ति है, ठीक, जिस शासक के पास न धन की शक्ति है और न सैन्य शक्ति है, वो भला इनको कैसे कंट्रोल में करेगा। तो सबसे बड़ी आलोचना इसकी इस बात से ही हो जाती है कि अगर ये ईमानदार हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये ईमानदार नहीं है तो ये बिना पैसे और बिना सैन्य शक्ति के इनको कंट्रोल में कैसे करेगा, सॉरी व्यापारी और सैनिक को कंट्रोल में कैसे करेगा। ठीक है, तो दूसरी इसकी सबसे बड़ी आलोचना किस बेस पे होती है, इसी बेस पे होती है कि इसके सद्गुणों के आधार पर। अगर दोनों ईमानदार हैं, अपने सद्गुणों का प्रयोग सही से कर रहे हैं, तो भाई दार्शनिक वर्ग की क्या जरूरत है। अब जैसे ही क्वेश्चन आता है दार्शनिक पर, जैसे दार्शनिक शासक पर क्वेश्चन मार्क लगता है और इसका अंदाजा प्लेटो को पहले से था, तो इसका ये हल क्या बताता है, इस पर ये फिर दो चीजें बता देता है। पहला बताता है सेंसरशिप, सेंसरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिवेचन। ठीक, ये कहता है कला और साहित्य के अभिवेचन की बात करता है। और दूसरी चीज बताता है उदात्त झूठ, नोबल लाई की बात करता है। दूसरी कहता है उदात्त झूठ का प्रचार। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, वो कहता है अगर इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो हमें क्या करना है, अभिवेचन, यानी कोई अगर प्रश्न चिन्ह लगाएगा वो लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, अपने साहित्य या कला के माध्यम से। ठीक है, कोई कार्टून बना के किसी का विरोध करता है या किसी की आलोचना करता है या व्यंग मारता है, कोई साहित्य लिखकर करता है, तो फिर क्या कहता है उसमें सेंसरशिप लगा दो। जो कुछ भी जो लिखेगा, कोई भी जो लिखेगा उसको क्या करेगा, पहले क्या करेगा, शासन या राज उसको देखेगा और जो उसके आदर्श राज के खिलाफ होगा वो उसको क्या करेगा, हटा देगा। ठीक, काट छाट के लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा और ये दिखाएगा कि जो शासन है ये सर्वोच्च शासन है, यानी इससे अच्छा शासन कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रामक चीजें भरनी है। और दूसरी चीज क्या कहता है, उदात्त झूठ का प्रचार, यानी लोगों को क्या बताना है कि आप जो हो वो पहले से बने बनाए हो, यानी भगवान ने आपको इसी काम के लिए बनाया है। यानी जो 20 साल की उम्र में फेल हो जाता है वो कहता है कि तुम ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि भगवान ने तुमको सिर्फ व्यापारी बनाने के, व्यापार वर्ग के लिए भेजा है। ठीक है, जो 30 साल की उम्र में फेल हो जाता है उसको कहता है भगवान ने, तुम एक्सेप्ट कर लो, भगवान ने तुमको मरने या सैनिक वर्ग में जाने के लिए भेजा है। और जो हर जगह पास हो जाता है उसको क्या कहता है, तुमको भगवान ने दार्शनिक बनने के लिए ही भेजा है। ठीक, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, उसके लिए वो कई उदाहरण देता है। जैसे कहता है व्यापारी वर्ग को क्या करता है, लोहा या पीतल से इसको कंपेयर करता है। सैनिक को क्या कहता है, ये चांदी या रजत। और दार्शनिक को कहता है स्वर्ण या सोना। और उसके बाद कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो लोहा है उसका जो होने वाली आगे एक संतान है वो चांदी नहीं हो सकती या स्वर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, यानी अपने गुणों के आधार पर जो जैसा होगा वो अपने गुणों के आधार पर ऊपर से बना कर दिया जाएगा, उसे नीचे नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, यानी लोहे का, यानी जो व्यापारी वर्ग है उसका ही बच्चा क्या बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है। या जो सैनिक है इसका बच्चा भी दार्शनिक या व्यापारी बन सकता है। ठीक है, अपने गुणों के आधार पर। ये सब क्या करना है लोगों को घोट के पिला देना। और दूसरी चीज क्या करनी है, इसका विरोध नहीं करना है, ये जो कहेगा वही अटल सत्य है। ठीक, और चूंकि सेंसरशिप लागू हो रही है इसलिए क्या कहता है यहाँ पर, ये सेंसरशिप मतलब वो
किसी भी नागरिक के प्रत्येक पहलुओं पर इसका दार्शनिक शासक का पूरा कमांड होगा। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, सर्वाधिकारवाद का इसने सपोर्ट किया, सर्वाधिकारवाद का सपोर्ट किया, सत्तावाद का सपोर्ट किया। ठीक, अब दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों को समझ लीजिए। सत्तावाद का मतलब ये होता है तो ऐसा राज्य जहां के शासक का जो भी कथन हो या जो कहता है वही सर्वोच्च माना जाए, वो सत्तावाद है। सर्वाधिकारवाद क्या है, किसी राज्य के शासक द्वारा जब जनता के या नागरिक के समस्त जीवन के पहलुओं पर पूरी तरह से कमांड हो, यानी पूरी तरह से कमांड हो, तो क्या कराएगा, वो सर्वाधिकारवाद कहलाएगा। तो इस तरह से जब उसने अभिवेचन की बात की या सेंसरशिप की बात की, उदात्त झूठ या नोबल लाई की बात की, तो उसने क्या किया, सर्वाधिकार और सत्तावाद का सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो सर्वाधिकारवाद हो गया, सत्तावाद हो गया, निरंकुश शासक पद्धति के निरंकुश शासन पद्धति। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्लेटो का दार्शनिक शासक कैसा है, तो सर्वाधिकारवादी है, सत्तावादी है और निरंकुश शासनवादी है। ठीक है, या निरंकुश शासक का सपोर्टर है। ठीक, तो ये हो गया इसकी आलोचना के आधार, ये 2-3 आधार हो गए। चलिए अब इसकी अगली आलोचना क्या होती है। हाँ, इसी सेंसरशिप यानी अभिवेचन के आधार पर इसकी तुलना कुछ लोगों ने हिटलर और लेनिन से की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, अपनी सत्ता को सर्वोच्च बताने के लिए उदात्त झूठों का प्रयोग किया था। ठीक, जो आपके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, राज्य जो कर रही है सही कर रही है, जिसके लिए जो जैसा है वैसा ही कर रही है। ठीक है, तो उससे क्या किया, हिटलर और लेनिन से कंपेयर किया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ सही है, थोड़ा बहुत गलत भी है। क्यों? क्योंकि जहां पर हिटलर और लेनिन हिंसा का प्रयोग करते थे, वहां पर प्लेटो हिंसा का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इससे अभिवेचन की वजह से इसको जोड़ा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, तीसरा। अब अगला आता है जो अगली आलोचना होती है वो अरस्तु करता है इसकी। ठीक, मैंने अभी तक किसी विचारक का नाम नहीं लिया, सिर्फ अरस्तु का नाम ले रहा हूँ। अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु 2 चीजें कहता है। पहला कहता है परिवार या संपत्ति ये अपने अनुभव मूलक सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर कहता है। अनुभव मूलक सिद्धांत होते हैं जो अपनी ज्ञानेंद्रिय की मदद से महसूस करते हो। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बर्फ ठंडी है तो मतलब वो हर जगह ठंडी होगी। ठीक, समय काल और देश के अनुसार बदलेगी नहीं। ठीक, वही है अनुभव मूलक सिद्धांत। अब देखिए ये कहता है परिवार, संपत्ति, समाज की, परिवार और संपत्ति सामाजिक जीवन की के आधार तत्व हैं। इसका कहना है अगर किसी भी समाज में परिवार की संपत्ति नहीं होगी तो सामाजिक जीवन ताश के पत्तों की तरफ भड़बड़ा के गिर जाएगा। ठीक है, उसका कोई आधार नहीं रह जाएगा। तो परिवार और संपत्ति जरूरी है लोगों के पास। जिसके पास परिवार नहीं होगा वो किसके लिए जिएगा, जिसके भी पास संपत्ति नहीं होगी क्यों भाई किसी चीज काम करेगा। मेरी खुद की संपत्ति नहीं है, मेरे पास 1 बीघे खेत है, मुझे पता है इस पर मैं मेहनत करूंगा तो 10 कुंटल निकल सकता है। ठीक, फसल 10 कुंटल निकल सकती है। लेकिन जब ये 10 कुंटल और मुझे जरूरत है सिर्फ 1 कुंटल की, सरकार के लिए तुम्हारी सब 1 कुंटल है, क्योंकि तुम्हारा इससे इतने काम चल जाएगा, तो भैया मैं कुछ भी नहीं करूंगा फिर भी 1 कुंटल हो जाएगा, तो मैं क्यों उसमें मेहनत करूं। तो इससे क्या कहता है, इससे क्या होगा, राज्य की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो दूसरी चीज क्या हो जाती है,
इसलिए कहता है शक्ति और सद्गुण एक साथ कभी नहीं रह सकते। शक्ति और सद्गुण एक साथ कभी नहीं रह सकते। ये उसने अपने अनुभव मूलक सिद्धांतों के आधार पर बताया था। और ये सच्चाई भी है, जिसके पास शक्ति आ जाती है वो सद्गुणों से फिर धीरे धीरे हीन होता जाता है। जब उसके पास शक्ति नहीं रहती तो उसके पास सद्गुणों की प्रचुरता होती है, लेकिन जब उसके पास शक्ति आ जाती है सद्गुण क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, तो क्या कहता है, इन दो आधारों पर क्या करता है, इसकी आलोचना करता है, इसके आदर्श राज्य की या इसके दार्शनिक शासक की। ठीक, अगला क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, ये स्पार्टा से प्रभावित था। स्पार्टा की सैन्य शक्ति से प्रभावित था। कई लोगों ने कहा कि ये स्पार्टा की सैन्य शक्ति से प्रभावित था। प्लेटो स्पार्टा की सैन्य शक्ति से प्रभावित था, इसलिए उसने अपने आदर्श दार्शनिक या आदर्श राज्य में क्या कहा कि उसका स्पार्टा की सैन्य शक्ति से प्रभावित था, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत था। वो सैन्य शक्ति से प्रभावित था, लेकिन उसने अपने राज्य में क्या कहा था, उसने अपने राज्य में ज्ञान या विवेक की सत्ता को स्वीकार किया था। ठीक है, ज्ञान या विवेक की सत्ता को स्वीकार किया था किसने, प्लेटो ने। जबकि स्पार्टा में क्या था, सैन्य शक्ति, सत्ता को प्रभावित कौन थी, सत्ता कौन था, सैन्य शक्ति। ठीक है, अब चलिए इसका थोड़ा अच्छे से अंत करते हैं। इतनी आलोचनाओं के बाद भी हम देखते हैं कि जो प्लेटो होता है वो सत्ता का आधार किसे बताता है, ज्ञान या विवेक को, ज्ञान या विवेक की शक्ति को क्या बताता है, सत्ता का आधार। और दूसरा कहता है, दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, शिक्षा में अवसर की पूर्ण समानता की बात करता है। यानी कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर शिक्षाएं दी जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आदर्श और राज की चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो कि आपके इसके स्टेट्समैन और द लॉज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।